एक बात बताइए, अभी दोपहर का 1 बज चुके हैं और वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम जनता को बापू की 150वीं जयंती पे श्रद्धांजलि देने का मौका नहीं मिल पा रहा। इसके लिए क्या कहेंगे आप, क्या व्यवस्था की दिक्कतें हैं? देखो, ऐसे बड़े फंक्शंस में थोड़ा तो ऐसा होता है, लेकिन हम सभी लोग श्रद्धांजलि देकर जाने के लिए आए हैं, तो हम पूरी गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश करना चाहिए। बकरीद में ये सामने चरखे वाली गाड़ी आप देख रहे हैं और इस पे ही राहुल गांधी जी आए हैं। क्या आपको लगता है कि ग्रामीण पद्धति को जिंदा करने की आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेलगांव में गांधी जी के द्वारा पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला गया था? नहीं, ये तो हमारा, देखो, महात्मा गांधी जी का सपना तो ये था कि जो कुछ डेवलपमेंट होना देहात से ही होना, ग्राम से ही होना, और उस ग्राम के इकोनॉमी को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ आज के आधुनिक युग में जो टेक्नोलॉजी है उसका भी हम उपयोग करेंगे। पुरातत्व विभाग के फैसले को एक स्टेटमेंट में न्यायाधीश बता रहे थे कि ये जो फैसला जो आ रहा है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय पुरातत्व विभाग की। आप किस तरह से बताना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई की रिपोर्ट से ये साबित नहीं होता है कि वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, पर यह भी साथ साथ क्लियर है प्रीपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ पे कि वहाँ पे 14 कसौटी के पिलर मिले थे जिसके ऊपर ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर बना था, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्षकारों को रिलीफ दी गई है उसमें बहुत बड़ा योगदान एएसआई। अच्छा, एक चीज़ और आ रही है सामने कि जो 5 एकड़ जो जमीन देने की बात कही गई है उसमें किसी तरीके से कोई डेडलाइन भी दी गई है दोनों पक्षों को कि आप मंदिर इतने देर में बनाइए, इतने दिन में बनाइए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है इस फैसले को 3 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट करें। और अयोध्या में जो जमीन था, जो पूरा 2.77 एकड़ का जो विवादित भूमि थी, 67 एकड़ एक्वायर्ड एरिया है और वो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया है, और इनर और आउटर कोर्टयार्ड सूट नंबर 5 को डिक्री किया गया। निर्मोही अखाड़ा मिलके निर्मोही अखाड़े का सूट डिसमिस किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रस्ट बनाए तब उसमें आप उनको भी कंसीडर करें। अधिवक्ता के जो आपका अब तक का जो कैरियर रहा है उसके अंतर्गत आपका ये सबसे बड़ा दिन कौन सा रहा है? देखिए, भगवान राम के हम लोग सैनिक थे। जैसे भगवान राम जब रावण से लड़ने गए थे तो वानर सेना बनाई थी, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट सामने लड़ने की हम छोटी सी सेना बनाई गई थी और आज उस सेना की विजय हुई। के अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा की मुश्किलें आसान नहीं होने वाली है। ताजपोशी होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती 2020 के दिल्ली के इलेक्शन की होने वाली है, जहां दिल्ली के इलेक्शन में शिरोमणि अकाली दल का साथ छूटने के बाद से लग रहा है कि बीजेपी का बिहार के चुनाव में भी शायद साथियों से साथ छूट न जाए। इसी साथ को बनाए रखने के लिए बीजेपी ने फिलहाल दिल्ली के जो अपने सहयोगी दल हैं बिहार के राजनीति के, उनको 3 सीटें ऑफर कर दी हैं। एलजेपी को 1 सीट, वहीं जेडीयू 2 सीट पर चुनाव लड़ने वाली है। आने वाले समय में जेपी नड्डा के लिए पहली सबसे बड़ी मुश्किल है दिल्ली के चुनाव को जीतकर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को आगे बढ़ाना। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी ने 7 सांसद की सीटें जीत ली थी, और जो लंबे समय से दिल्ली की राजनीति से दूर रहने वाली बीजेपी शायद इस बार सत्ता की वापसी की राह भी देख रही होगी नए अध्यक्ष के साथ साथ। वहीं बंगाल की बात करें तो बंगाल में ममता बनर्जी के किले को भेदने वाली बात जो कि है वो बहुत ही बड़ी बात होगी। जिस तरह से बीजेपी की सक्रियता समय के अनुसार बढ़ती जा रही है बंगाल की राजनीति में, आने वाले समय में जेपी नड्डा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। क्या जिस तरह से ये बीजेपी के हेडक्वार्टर में लगे हुए बीजेपी पार्टी के झंडे रफ्तार भर रहे हैं, उड़ रहे हैं, क्या इसी तरह से जेपी नड्डा भी अपने राजनीतिक के जीवन में आगे उड़ते रहेंगे? आपको बता दें कि जेपी नड्डा के राजनीतिक जीवन की शुरुआत बिहार के छात्र राजनीति से हुई थी, जिसमें इन्होंने एबीवीपी के सचिव पद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी थी। आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जेपी नड्डा अब राष्ट्रीय राजनीति के विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के सत्ताधारी अध्यक्ष बन चुके हैं। एक बात बार बार उठ रही है, जातिगत आधार पर जो वोटिंग होती है, दूसरी साइड में रामधनी सिंह जी के भी लड़के खड़े हैं, तो क्या कुर्मी वोट बट रहा है या फिर? अरे नहीं भाई, सब नीतीश कुमार जी को देखते हैं ना, तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन मुख्यतः मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को हमारा समाज वोट करता है। साथ ही एनडीए के जो गठबंधन के लोग हैं उनका ये कहना है कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे, कोविड-19 का वैक्सीन फ्री देंगे। आप इससे कितने सहमत हैं? अरे क्या देगा, 15 साल के राज्य में पूरे बिहार को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया, वो नौकरी क्या देगा? नहीं, वो ये तो आपके साथ ही बोल रहे हैं ना, 19 लाख नौकरी वाले तो आपके एनडीए के बीजेपी के लोग हैं, और कोविड-19 का वैक्सीन। हम लोग की जो पार्टी है और एनडीए की जो बात है, तो हमारी पार्टी तो काम ही करती है, और हमारा अगली बार निश्चित तौर पे हम लोग रोजगार पर विशेष फोकस करेंगे। तो कुल मिला के मतलब कि एनडीए अलग है और आपकी बातें अलग हैं। कैसे? जिस तरह से घोषणा पत्र अलग अलग जारी हो रहा है। देखिए, कोई नहीं, विचारधारा मिला जुला कर एक है। हमारी पार्टी जात की पार्टी बात नहीं करती, हमारी पार्टी परिवारवाद की बात नहीं करती। बीजेपी भी जातिवाद की और परिवारवाद की बात नहीं करती, बस ओनली फॉर
विकास की बात करती है। ओनली फॉर डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट, चूंकि नीतीश कुमार जी 15 साल डेवलप किया। आज बिहार में अमन चैन शांति है, सड़कें बनी है, पुल पुलिया बनी है, हर गली का पीसीसी हुआ, ठीक, बिल्कुल। नल का जल मिल रहा है और तमाम छोटा बड़ा विद्यालय में पढ़ाई हो रही है। तमाम चर्चा का विषय दिल्ली के बॉर्डर बने हुए हैं। जी हाँ, बुराड़ी का ग्राउंड, जो कि संत निरंकारी के संदेशों के लिए जाना जाता था, जहाँ से सद्भावना का संदेश, जहाँ से एकता का संदेश दिया जाता था, उन सब माहौल के बीच में किसानों का जमावड़ा। जी हाँ, लगभग पूरे देश से किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली, अपने रोजमर्रा की ज़रूरतों के साथ अपनी मांगों को कैसे परिवर्तन करा जाए, और ख़ास करके 2022 में जो सरकार कह रही है कि आय को दुगना कर दिया जाए, तो बात सरकार की भी रह जाए और किसान की भी हो जाए। सरकार का मुख्य टारगेट है आय को दुगना करना, और आपका मुख्य टारगेट है कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल जैसे पहले की मिलता रहे वैसे ही मिलता रहे, और वैसे ही मिले, उसमें जो बेसिक परिवर्तन होते रहते हैं वो मिलते रहें। तो बताइए कैसे? ऐसा है सर, जब मोदी सरकार फेल हो गई ना, उसने सपना दिखाया भी 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेगी। जब मोदी जी ने हिसाब लगाया भी आमदनी दुगनी तो छोड़ो, पहले से भी कम हो गई है, तो उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया भी जिसके अंग्रेजी में उन्होंने 3 ऑर्डिनेंस ऐसे बना दिए कि हमारी समझ में तो किसी के आए नहीं। अब उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो हमने काफ़ी बारीकी से पढ़ा। उसे MSP का कहीं पर जिक्र ही नहीं करा, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मोदी जी ने मन बना लिया है कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को पूरे हिंदुस्तान की ज़मीनें लुटाने का मूड बना लिया है। किसान ये होने नहीं देंगे। उत्तराखंड से हम आए हैं, बाजपुर से आए हैं। हिंदुस्तान की पहली कोऑपरेटिव चीनी मिल बाजपुर में लगी थी, बिल्कुल 59 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाई थी। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट उस चीनी मिल से पिछले 60 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारी हो रही है सोसाइटी के माध्यम से।